ये अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली के यहाँ कुछ दिन रहने के लिए जाता है। वहाँ जहाँ बात उसे जो सच्चाई पता चलती है और उसके साथ जो जो होता है उसने और हमने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कहानी की शुरुआत एक ब्लैक आदमी को दिखाते हुए शुरू होती है जो एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि ये व्हाइट कार उसका पीछा कर रही है। चेक करने के लिए वो रास्ता बदलता है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है एक आदमी उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश करके अपने साथ लेकर चला जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम क्रिस और रोज को देखते हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए रोज चाहती थी कि क्रिस उसके पेरेंट्स से मिले, पर क्रिस इस बात से परेशान लगता है क्योंकि रोज की फैमिली व्हाइट है और वो ब्लैक, और रोज ने उसके अलावा किसी और ब्लैक पर्सन को अभी तक डेट नहीं किया था। इसलिए क्रिस को लग रहा था कि शायद रोज के पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करेंगे, पर रोज यहाँ कहती है कि फिक्र मत करो, मेरी फैमिली काले और गोरे को लेकर कोई भेदभाव नहीं करती है, इसलिए तुम उनसे बेझिझक मिल सकते हो। अब क्रिस कार में बैठकर निकल जाता है रोज की फैमिली से मिलने के लिए। रास्ते में क्रिस अपने दोस्त को कॉल करता है जिसका नाम रॉड होता है जो एक TSA एजेंट होता है। क्रिस उसे कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली के यहाँ कुछ दिन रहने के लिए जा रहा है, तब तक के लिए तुम मेरे डॉग का ध्यान रखो। रॉड उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है, वो मान जाता है। तभी अचानक से कार के सामने हिरन आकर टकरा जाती है जिससे दोनों बहुत डर जाते हैं और हिरन को मारा देखकर वो फौरन पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस वहाँ आता है और उनसे कुछ पूछताछ करता है, पर रोज गुस्सा हो जाती है क्योंकि कार वो ड्राइव कर रही थी, पर जानबूझकर वो क्रिस की ID मांग रहा था क्योंकि वो एक ब्लैक पर्सन है इसलिए शायद। खैर पुलिस उन्हें वहाँ से जाने देता है और क्रिस को ये देखकर अच्छा लगता है कि वो एक सही लड़की के साथ रिलेशन में है जो रंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं करती है। अब वो फाइनली रोज की फैमिली के घर पहुँच जाते हैं जो काफी सुनसान एरिया में होता है। रोज के फादर का नाम डीन होता है जो एक न्यूरो सर्जन होते हैं और रोज की मॉम मेसी हिप्नोथेरेपिस्ट होती है। दोनों ही क्रिस को यहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद डीन क्रिस को घर का टूर देते हैं, उनकी फैमिली के फोटोज बताते हैं और कहते हैं कि मेरे फादर 1936 के ओलंपिक में जेसी ओवन से हार गए थे जो कि एक ब्लैक पर्सन था। अब डीन क्रिस को अपने नौकरों से मिलवाते हैं जिनका नाम जॉर्जिना और वॉल्टर होता है और दोनों ही काले होते हैं। ये देखकर क्रिस को थोड़ा अजीब लगता है कि व्हाइट फैमिली और काले नौकर, ये वो सोच ही रहा होता है। तभी डीन उसे बोलते हैं कि असल में हमने जॉर्जिना और वॉल्टर को मेरे पेरेंट्स की देखभाल के लिए रखा था, उनके मरने के बाद हमने उन्हें यहीं पर रख लिया। मगर क्रिस को दोनों का बिहेवियर बड़ा अजीब लगता है, वो उसे अजीब तरीके से देखते हैं। अब जब सब साथ में बैठे हुए होते हैं तो क्रिस उनको अपने फैमिली के बारे में बताता है कि उसके डैड पहले से उसके साथ नहीं रहे और उसकी मॉम की कार से टक्कर हुई थी जिससे उनकी मौत हो गई जब वो 11 साल का था। बातों ही बातों में डीन क्रिस की सिगरेट पीने की तलब को नोटिस करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम सिगरेट पीते हो। क्रिस कहता है कि मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डीन कहते हैं कि इसमें तुम मेरी वाइफ की मदद ले सकते हो। असल में मैं भी पहले बहुत सिगरेट पिया करता था। एक दिन इन्होंने मुझे हिप्नोटाइज किया, उसके बाद सिगरेट देखते ही उल्टी आ जाती थी। पर क्रिस कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब डीन बताती है कि वो खुश है कि तुम यहाँ सही दिन पर आए हो क्योंकि कल हमारे यहाँ एक गेट टुगेदर की पार्टी है। रोज को इस बारे में पता नहीं होता है। क्रिस पूछता है कि कौन सी पार्टी। तो डीन उसे बताते हैं कि असल में मेरे डैड हर साल एक बड़ी पार्टी किया करते थे, उनके सभी दोस्त आया करते थे। उनके मरने के बाद ये ट्रेडिशन हमने जारी रखा क्योंकि इससे हमें लगा कि वो हमारे साथ रहेंगे। ये कहते ही जॉर्जिना ख्यालों में गुम हो जाती है जिससे वो जूस गिरा देती है। पता नहीं वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी, जिससे मेसी उसे नीचे जाकर आराम करने के लिए कहती है। अब डिनर के टाइम रोज का भाई जेरेमी पीकर घर आता है और क्रिस से MMA फाइटिंग के बारे में बात करता है और उसे उसके साथ फाइट करने के लिए जबरदस्ती भी कहता है। तो क्रिस कहता है कि देख भाई, मैं POA के साथ फाइट नहीं करता हूँ। मेसी जेरेमी को रोकती है और कहती है कि शायद अब सबको सो जाना चाहिए। अब जब क्रिस और रोज अपने रूम में होते हैं तो रोज कहती है कि पता नहीं आज सबको क्या हो गया है, वो तुमसे फाइट करना चाहता था, उसने पहले कभी मेरे किसी बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा नहीं किया और आज सब बड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे। मॉम का जॉर्जिना पे गुस्सा करना, डैड की ऐसी बातें करना, पता नहीं आज सबको क्या हो गया है। और ये लोग भी उस पुलिस वाले की तरफ बिहेव कर रहे हैं जो काफी दुख की बात है। इसलिए वो क्रिस को उनकी तरफ से सॉरी कहती है, पर क्रिस कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो। फिर दोनों सो जाते हैं मगर क्रिस को नींद नहीं आती, इसलिए वो घर से बाहर सिगरेट पीने के लिए जाता है। वो जैसे ही सिगरेट पीने वाला होता है तो देखता है कि वॉल्टर उसके पास सीधा दौड़ते हुए आ रहा है और उसके पास आकर एकदम से शार्प टर्न लेता है और दूसरी तरफ दौड़ने लगता है। अब क्रिस जैसे ही पीछे पलटता है तो जॉर्जिना को देखकर डर जाता है। वो अपने आप को बड़ी अजीब तरीके से देख रही थी। अब क्रिस वापस रूम में जा रहा होता है तो मेसी उसे रोक लेती है और कहती है कि जानते हो ना, सिगरेट सेहत के लिए ठीक नहीं है, और उसे अपने पास कुछ देर बैठने के लिए कहती है। वो बैठ तो जाता है मगर अनजान होता है कि मेसी उसे हिप्नोटाइज कर रही है उसके चाय की चम्मच की मदद से। क्रिस पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो चुका था। अब मेसी उसे उसकी मॉम के बारे में पूछती है और उसे उसी समय में लेकर जाती है जब वो 11 साल का था, जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई थी। अब क्रिस रोते हुए बताता है उसकी मॉम काम से घर नहीं लौटी थी और वो बहुत डरा हुआ था कुछ भी करने के लिए। वो बस टीवी देखता रहा और उसने कुछ नहीं किया। और अभी क्रिस सेम चीज कर रहा है उसी दिन की तरह, वो कुछ नहीं कर पा रहा है।
अब मैसी उसे संकीन प्लेस में भेज देती है जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। क्रिस उसके बॉडी का कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता है और उसे ओरिजिनल दुनिया एक विंडो के जरिए दिखती है। एकदम से क्रिस की आंख खुलती है और उसे लगता है कि उसने एक बुरा सपना देखा है। अब वो देखता है कि उसका फ़ोन चार्जिंग से निकला हुआ है। वो उसे कनेक्ट कर बाहर फ़ोटो खींचने चला जाता है क्योंकि क्रिस एक फ़ोटोग्राफर होता है। उसके बाद क्रिस वॉल्टर से मिलता है। वॉल्टर उसे सॉरी बोलता है कि कल रात जॉगिंग करते टाइम उसने उसे डरा दिया था और वो उससे ये भी पूछता है कि क्या मेसी ने तुम्हारी स्मोकिंग हैबिट को छुड़वा दी। ये कहते ही क्रिस समझ जाता है कि कल रात उसके साथ जो हुआ वो एक सपना नहीं था। अब वो रोज के पास जाता है और उसे कहता है कि लगता है तुम्हारी मॉम ने मुझे कल रात हिप्नोटाइज किया था क्योंकि अब मैं सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे उल्टी आ रही है। और वो उसे कल रात के सपने के बारे में बताता है और उसे ये भी कहता है कि वॉल्टर उसके साथ बड़े अजीब तरीके से बात कर रहा था, वो ठीक तो है ना। रोज कल रात जो भी हुआ उसके लिए सॉरी कहती है। उसी दौरान पार्टी के लिए सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और सभी बूढ़े, वाइट और अमीर लोग होते हैं जो क्रिस से बड़े अजीब सवाल पूछते हैं कि वो कौन कौन सा खेल खेल सकता है। उसकी बॉडी छू कर देखते हैं कि वो कितना ताकतवर है, जिससे क्रिस को उनके बीच थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तभी क्रिस को उस पार्टी में एक ब्लैक पर्सन दिखता है। वो उससे जाकर मिलता है और हम देखते हैं कि ये तो वही आदमी है जो हमने कहानी की शुरुआत में किडनैप होते हुए देखा था, पर यहाँ वो आदमी पूरी तरीके से बदला हुआ दिखता है। वो क्रिस को अपना नाम लोगन बताता है और उसकी वाइफ उससे 30 से 35 साल बड़ी होती है और वो एक बूढ़े व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहा होता है। क्रिस को यह बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस आदमी को जानता है पर उसे याद नहीं आता और वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद क्रिस उसी पार्टी में जिम हडसन नाम के एक आदमी से मिलता है जो अंधा होता है। वो क्रिस को कहता है कि वो भी पहले फोटोग्राफर था लेकिन अंधे होने के बाद उसने फोटोग्राफी छोड़ दी और अपनी खुद की गैलरी खोल दी। क्रिस उसी गैलरी में अपने फोटो बेचा करता है। जिम क्रिस की फोटोग्राफी की बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद क्रिस जैसे ही अपने रूम में जाता है सभी लोग चुप हो जाते हैं और क्रिस को देखने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लोग क्रिस को दिखाने के लिए बात कर रहे हो, यहाँ आखिर हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आता। जब क्रिस उसके रूम में पहुंचता है तो देखता है कि फिर से उसका फोन चार्जिंग से निकला हुआ है। इसके बारे में वो रोज से कहता है कि शायद जॉर्जिना मेरा फोन चार्जिंग से बार बार निकाल दे रही है। रोज के जाने के बाद क्रिस अपने दोस्त रॉड को कॉल करता है और उसको यहाँ जो भी हो रहा है उसके बारे में बताता है कि यहाँ के लोग बड़े अजीब है। वो मानते हैं कि हर एक ब्लैक पर्सन उनका नौकर होना चाहिए और यहाँ जितने भी ब्लैक लोग हैं वो बड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं। और उसे ये भी कहता है कि कल रात उसे हिप्नोटाइज किया गया था। ये कहते ही रॉड कहता है कि ब्रो जल्दी से वहाँ से निकल, तू कर क्या रहा है, उन्होंने तुझे हिप्नोटाइज किया। तो क्रिस कहता है कि अरे नहीं यार, मुझे सिगरेट छुड़वाने के लिए हिप्नोटाइज किया गया था और अच्छी बात ये है कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दी। तो रॉड कहता है कि देख भाई, तेरी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि रूस की मॉम ब्लैक लोगों को हिप्नोटाइज करके उन्हें नौकर बना देती है। क्रिस रॉड की बात को बकवास कहकर फोन रख देता है। तभी जॉर्जिना वहाँ आ जाती है जिससे क्रिस घबरा जाता है। वो कहती है कि टेबल साफ करते टाइम वो फोन चार्जिंग से गलती से निकल गया था और उसे वापस कनेक्ट करना वो भूल गई थी। इसके लिए वो क्रिस को सॉरी बोलती है। क्रिस कहता है कि कोई बात नहीं, बस मैं वाइट लोगों के बीच थोड़ा डर जाता हूँ। ये कहते ही जॉर्जिना के एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं। वो कहती है कि नहीं 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 नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं कहता, ये लोग मुझे अपनी फैमिली की तरह रखते हैं। पर उसके एक्सप्रेशन कुछ और ही कह रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ तो कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही है। जॉर्जिना के जाने के बाद क्रिस कहता है कि ये सच में पागल है, एकदम सरफिरी। उसके बाद क्रिस वापस से पार्टी में जाता है और छुपके से लोगन की फोटो खींचता है, मगर वो फ्लैश ऑफ करना भूल जाता है। जैसे ही वो फ्लैश होता है वो आदमी एकदम बदल जाता है। उसके नाक में से खून निकलने लगता है। वो तेजी से क्रिस के पास आता है और कहता है कि गेट आउट, निकलो यहाँ से वरना मारे जाओगे। फिर जेरेमी और मैसी उसे पकड़ कर लेकर जाते हैं। अब रोज यहाँ गुस्सा हो जाती है और उससे डैड से पूछती है कि आखिर उसे हो क्या गया था। वो कहते हैं कि फ्लैश की वजह से उसे दौरा पड़ा जिससे उसे घबराहट हुई और वो गुस्सा हो गया। मैसी उसे ठीक कर बाहर लाती है और वो सबसे सॉरी कहता है। फिर डीन कहते हैं कि शायद हमें फिर से पार्टी शुरू करनी चाहिए, हम कुछ नए गेम्स खेलेंगे। मगर क्रिस को ऐसा देखकर रूस उसे बाहर लेकर चले जाती है उसका मूड ठीक करने के लिए। क्रिस रोज से कहता है कि उस आदमी से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले कभी उससे मिल चुका हूँ पर पता नहीं कहाँ, और उसने जो हरकत की वो कोई दौरा नहीं था। तो रोज कहती है कि मेरे डैड एक न्यूरो सर्जन है और उनका यही कहना है। अब क्रिस कहता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, उसे यहाँ से जाना है। रोज कहती है मेरे बिना। क्रिस कहता है तुम्हारी मर्जी। अब इधर हम देखते हैं कि यहाँ खामोशी में एक ऑक्शन चल रहा है जहाँ सभी लोग बोली लगा रहे हैं क्रिस पर, और $10 मिलियन में जिम हडसन क्रिस को खरीद लेता है। और इधर क्रिस इमोशनल होकर रोज से कहता है कि उसकी मॉम की मौत के बाद पता चला था कि वो पहले हिट के बाद बच गई थी। वो पूरी रात वहीं ठंड में अकेली पड़ी रही और सुबह तक उसी ठंड में मर चुकी थी। ना उसने पुलिस को कॉल किया, ना उन्हें ढूंढने गया, वो बस टीवी देखता रहा। वो उन्हें बचा सकता था मगर रोज उसे गले लगा लेती है। फिर क्रिस कहता है कि मेरे पास सिर्फ तुम हो और तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं।
फिर रोज कहती है कि कल हम यहाँ से चले जाएंगे। वो वापस घर आते हैं और देखते हैं कि पार्टी में आए लोग वहाँ से जा रहे हैं। क्रिस घर के अंदर एंट्री कर रहा होता है तो सभी उसे मुस्कुरा कर देखते हैं। रूम में आए बाद क्रिस उस आदमी की फोटो रॉड को सेंड करता है। रॉड फोन करके बोलता है कि अरे ये तो एंड्रू है, अपनी कॉलेज की विनोनिका का बॉयफ्रेंड, पर उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। क्रिस को याद आता है और वो कहता है कि अरे हाँ ये तो वही है, मगर उसने अपना नाम मुझे यहाँ लोगन बताया और वो बड़ा अजीब बिहेव कर रहा था और वो उससे 30 साल बड़ी गोरी के साथ था। ये सुनते ही रॉड कहता है कि अरे नहीं भाई, सेक्स स्लेव, फिर जल्दी से वहाँ से निकल वरना तू भी फंस जाएगा। ये कहते ही रॉड की बैटरी खत्म हो जाती है। तभी वहाँ रोज आती है और क्रिस उससे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं तुम्हें सब कार में बताऊंगा, बस अभी हमें यहाँ से जाना होगा। रोज कहती है ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। पैकिंग करते टाइम क्रिस को रोज की अलमारी खुली दिखती है। वहाँ उसे एक बॉक्स के अंदर रोज की रोमांटिक फोटोज दिखती है, काफी ब्लैक लोगों के साथ। यानी रोज ने क्रिस से झूठ कहा था कि उसके अलावा उसने किसी और ब्लैक पर्सन को अभी तक डेट नहीं किया है। और वहाँ क्रिस को जॉर्जिना और वॉल्टर की भी फोटो दिखती है रोज के साथ, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पहले रोज के साथ रिलेशन में थे, नौकर नहीं थे। ये सब देखकर क्रिस शॉक हो जाता है और फौरन यहाँ से निकलने का फैसला करता है। रोज के बाद वो कहता है कि कार की तो तुम्हारे पास है ना, चलो बैग्स कार में रख देंगे। रोज कहती है कि हाँ मेरे पास तो थी पर पता नहीं कहाँ है। रोज कार की ढूंढते हुए नीचे उतरती है। क्रिस जैसे ही नीचे उतरता है तो जेरेमी को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखता है। डीन और मैसी भी वहाँ आ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो क्रिस। तो रोज कहती है कि असल में इसका कुत्ता बीमार हो गया है तो उसे सुबह ही डॉक्टर के पास ले जाना होगा। क्रिस रोज से चाबी मांगता है, रोज चाबी ढूंढती है। बाकी सब क्रिस के पास आते हैं। क्रिस डरने लगता है, रोज से चाबी मांगता है, रोज चाबी ढूंढती है। वो सभी उसके पास धीरे धीरे आते हैं। रोज मुझे वो चाबी दो, रोज मुझे वो चाबी चाहिए। रोज के एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं। वो चाबी दिखाकर कहती है कि तुम जानते हो ना मैं तुम्हें ये दे नहीं सकती। क्रिस शॉक हो जाता है कि रोज भी इनके साथ मिली हुई है। वो जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो मैसी उसे हिप्नोटाइज कर देती है उसके कप और चम्मच की मदद से, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और संकीर्ण प्लेस में चला जाता है। रोज उसे कहती है जानते हो तुम मेरे फेवरेट थे। और यहाँ रॉड बार बार क्रिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कॉल ना लगने पर वो एंड्रू के बारे में रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि एंड्रू बहुत समय से गायब है और उसका अभी तक पता नहीं लगा है। ये पढ़ते ही वो फौरन उसके सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि मेरी रिसर्च के हिसाब से ये गोरे लोग काले लोगों को पकड़कर उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें सेक्स स्लेव बनाकर उनसे काम करवा रहे हैं। ये सुनकर वो रॉड पे हंसने लगते हैं और उसको सीरियसली नहीं लेते। और इधर हम देखते हैं कि क्रिस को घर के बेसमेंट में कुर्सी से बांध कर रखा है। क्रिस को होश आता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है मगर नहीं निकल पाता। उसके सामने टीवी रखा होता है, वो ऑन होता है और उस पर डीन के फादर की वीडियो चलती है। वो बताते हैं कि हमारी फैमिली ने न्यूरोसर्जन और हिप्नोसिस को यूज करके एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे एक व्यक्ति को दोबारा जीवित रखा जा सकता है और इस प्रोसीजर को हम कोआगुला प्रोसीजर कहते हैं। ये सुनकर क्रिस कहता है कि ये क्या बकवास है। उसके बाद वीडियो चेंज होती है जिसमें मैसी का कप और चम्मच का वीडियो प्ले होता है जिससे क्रिस बेहोश हो जाता है। अगले दिन रॉड फिर से क्रिस को कॉल करने की कोशिश करता है तो रोज फोन उठाती है। रॉड क्रिस के बारे में पूछता है तो वो बताती है वो तो 2 दिन पहले ही मुझसे झगड़ा करके यहाँ से निकल गया था और फोन यहाँ भूल गया था। रॉड समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है। वो ये बात रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है तो रोज बात बदल देती है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने मुझे कॉल क्यों किया, तुम मुझे पसंद करते हो ना। रॉड समझ जाता है कि ये मुझे फंसाने के चक्कर में है, इसलिए वो उसे गाली देकर फोन रख देता है। और इधर क्रिस को फिर से होश आता है। वो टीवी फिर से ऑन होता है पर इस बार टीवी पर जिम हडसन होता है जिसने क्रिस को ऑक्शन में खरीदा था। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें टीवी पर यह बताने आया हूँ कि तुम्हारे साथ यहाँ हो क्या रहा है और होने क्या वाला है, क्योंकि इससे आगे के प्रोसीजर पर पॉजिटिव असर होगा। 1 मिनट, आखिर यहाँ हो क्या रहा है अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। असल में ये परिवार ब्लैक लोगों की बॉडी गोरे अमीर बूढ़े लोग जो मरने की कगार पर है, जिनके पास लाइफ कम बची है, जो और जीना चाहते हैं, उन लोगों को ये बेचा करते हैं। क्योंकि ये परिवार ने न्यूरोसर्जन और हिप्नोसिस का यूज़ करके एक ऐसा तरीका निकाला था जिससे एक पर्सन की कॉन्शियसनेस को दूसरे पर्सन की बॉडी में डाल सके। मतलब एक इंसान को दूसरे इंसान की बॉडी में जीवित रखा जा सकता है और इस प्रोसीजर को वो कोआगुला प्रोसीजर कहते हैं। अब ये प्रोसीजर करने के 3 स्टेप है। पहले स्टेप में विक्टिम को मतलब ब्लैक पर्सन को पहले हिप्नोटाइज करके उसकी कॉन्शियसनेस को संकीर्ण प्लेस में भेज दिया जाता है जहाँ हर तरफ अंधेरा होता है। जब कॉन्शियसनेस को संकीर्ण प्लेस में भेज देते हैं तो अब उसका माइंड दूसरे पर्सन की कॉन्शियसनेस को ले सकता है। हालांकि ब्लैक पर्सन की कॉन्शियसनेस वही रहती है, अंधेरे में कैद। वो सुन सकता है, देख सकता है, मगर कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी बॉडी का कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता है। दूसरे स्टेप में विक्टिम को मतलब ब्लैक पर्सन को बताया जाता है कि उसके साथ अब क्या होने वाला है और क्या होगा, जो कि अभी जिम हडसन क्रिस को बता रहा है। इससे कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने में आसानी होती है।
तीसरे स्टेप में ब्रेन के एक हिस्से को ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है विक्टिम के हेड में। ये फाइनल स्टेप कंप्लीट कर देता है ट्रांसफर को, जिससे पूरी बॉडी का कंट्रोल उस बूढ़े व्यक्ति के पास आ जाता है, जिससे अब वो ब्लैक पर्सन बन जाता है, वो बूढ़ा व्यक्ति। और यही सब वॉल्टर, जॉर्जिना और एंड्रू के साथ किया गया था। वॉल्टर और कोई नहीं, डीन के फादर है, और जॉर्जिना डीन की मदर। जब डीन के फादर और मदर मरने की हालत में थे तो डीन और मैसी ने उनकी कॉन्शियसनेस को वॉल्टर और जॉर्जिना के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, और एंड्रू के अंदर उस बूढ़ी औरत के पति की। इसीलिए ये लोग अजीब बिहेव कर रहे थे, एक बूढ़े व्यक्ति की तरह। जिम हडसन ये सब क्रिस को बताता है और कहता है कि अब बारी है ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन की, मतलब तीसरे स्टेप की। क्रिस कहता है कि ये हम ब्लैक लोगों के साथ ही क्यों? तो जिम हडसन कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ब्लैक हो या वाइट, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी आंखें चाहिए। तुम्हारे शरीर की मदद से मैं इस दुनिया को फिर से देख पाऊंगा और जी पाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग सिर्फ ब्लैक लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। तो आपको याद होगा कि डीन ने क्रिस को बताया था कि उसके फादर 1936 के ओलंपिक में एक ब्लैक पर्सन से हार गए थे। तो डीन के फादर को ये बात हजम ही नहीं हुई थी कि वो एक ब्लैक पर्सन से हार गए, इसलिए उन्हें लगा कि ब्लैक लोगों के जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, और इसीलिए वो एक अच्छी तंदुरुस्त ब्लैक बॉडी ढूंढ के उनके साथ ऐसा करते हैं। और क्रिस को सिगरेट पीने के लिए वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि उन्हें एक हेल्दी बॉडी चाहिए थी। जिम हडसन की बात खत्म होने के बाद वो टीवी ऑफ हो जाता है और क्रिस बहुत डर जाता है कि वो किन लोगों के बीच फंस गया। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी चेयर में से कॉटन निकल रही है। कुछ देर बाद फिर से वो कप और चम्मच टीवी पर आता है, जिसकी आवाज़ से क्रिस बेहोश हो जाता है। और इधर डीन जिम हडसन का ब्रेन ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं और जेरेमी को क्रिस को यहाँ लाने के लिए कहते हैं। जेरेमी क्रिस को लेने के लिए जाता है और उसके हाथ पाँव खोलता है। तभी क्रिस उठकर उसे जोर से मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। असल में क्रिस ने उस चेयर से निकली हुई कॉटन को कैसे भी करके अपने कान में डाल दिया था, जिससे वो कप और चम्मच की साउंड से वो फिर से बेहोश ना हो, यानी वो अब तक बेहोश होने का नाटक कर रहा था। और इधर डीन चेक करने के लिए जाते हैं कि जेरेमी अब तक क्रिस को लेकर आया क्यों नहीं। क्रिस वहाँ आता है और उन्हें भी मार देता है। डीन को मारने के बाद वो ऊपर जाता है और वहाँ उसे मैसी दिखती है। मैसी शॉक हो जाती है कि ये यहाँ कैसे आया। वो जल्दी से कप और चम्मच लेने जाती है, मगर क्रिस उसे नीचे गिराकर तोड़ देता है। फिर वो क्रिस पर सीजर से अटैक कर देती है, मगर क्रिस उसी सीजर से उसे मार देता है। उसके बाद वो बाहर निकल रहा होता है, तभी जेरेमी को होश आता है और वो उससे पीछे से पकड़ लेता है। फिर क्रिस डोर के हैंडल को निकाल कर उसके पैर में घुसा देता है और उसे भी मार देता है, और उसकी जेब में से उसकी कार की चाबी ले लेता है। और इधर रोज मस्त अपना कान में एयरफोन डालकर उसका अगला शिकार ढूंढ रही होती है, और क्रिस जेरेमी की कार लेकर यहाँ से भाग रहा होता है। ये वही कार थी जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। तभी अचानक जॉर्जिना कार के सामने आ जाती है। ये आवाज़ सुनकर रोज को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और इधर क्रिस को याद आता है कि कैसे उसकी मॉम की मौत कार से भिड़कर हुई थी। वो इमोशनल हो जाता है और जॉर्जिना को उठाकर कार में बिठा देता है। अब जॉर्जिना के अंदर डीन की मदर का ब्रेन ट्रांसप्लांट किया था, तो जब उसे होश आता है तो वो कहती है कि तुमने मेरे परिवार को ख़त्म कर दिया, और उस पर अटैक करती है, जिससे कार एक ट्री से टकरा जाती है और जॉर्जिना मर जाती है। क्रिस वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उसके पीछे गन लेकर आती है, और वॉल्टर जिसके अंदर डीन के फादर का ब्रेन ट्रांसप्लांट किया गया था, वो दौड़कर क्रिस को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर क्रिस फोन निकालकर उस पर फ्लैश चमका देता है। रोज वहाँ पहुँचती है तो वॉल्टर रोज से गन मांगता है और उसे गोली मार देता है, फिर खुद को भी गोली मार देता है। असल में जब क्रिस ने फ्लैश चमकाया था तो वॉल्टर की खुद की कॉन्शियसनेस कुछ देर के लिए सामने आ गई थी, और यही एंड्रू के साथ हुआ था जब क्रिस के फोन की फ्लैश चमकी थी। वो क्रिस को उसके अच्छे के लिए कह रहा था कि निकल यहाँ से वरना मारा जाएगा। और वॉल्टर की खुद की कॉन्शियसनेस कुछ देर के लिए सामने आ गई थी, तो उसने रोज को मारकर अपना बदला निकाल दिया, क्योंकि उसी की वजह से उसका ये हाल हुआ। और खुद को इसलिए गोली मार दी क्योंकि वॉल्टर बहुत समय से संकीन प्लेस में कैद था, और उससे आज़ाद होने के लिए उसने खुद को गोली मार दी। उसके बाद क्रिस देखता है कि रोज अभी भी जिंदा है। वो उसे मारने के लिए जाता है, मगर वो क्रिस से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बात सुनने के बाद वो उसे मार नहीं पा रहा था, वो उसे छोड़ देता है। तभी वहाँ पुलिस की कार आती है। रोज मदद के लिए चिल्लाती है, मगर वो पुलिस नहीं, रॉड होता है। क्रिस गाड़ी में बैठता है, उसे पूछता है कि तुम यहाँ पहुँचे कैसे। तो वो कहता है कि तू जानता है ना, मैं TSA एजेंट हूँ, गधे नहीं है हम, ये काम है हमारा। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रोज वहीं पड़े पड़े मर जाती है, और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके अंदर कोई और इंसान जीवित रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।